पर माँ वो लोग लालची थे। तुम और पापा ठंड में इतनी जल्दी कहाँ से दहेज का इंतजाम करते? उन्होंने जो सामान मांगे वो बहुत महंगे थे। अरे तो कौन होती है फैसला करने वाली? हम तेरी शादी कर रहे थे, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम पैसों का इंतजाम कहाँ से करते। अगर उन्होंने दहेज मांग लिया होता तो क्या करते हम? और सामान कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों को सामान देते हैं। मैं भी तुझे वो सारा सामान देता जो तेरे ससुराल वालों ने डिमांड करी थी, चाहे उसके लिए मुझे घर ही क्यों न बेचना पड़ता। जिस माँ बाप के लिए सुमन ने रिश्ता तोड़ा था वही माँ बाप सुमन को भला बुरा सुनाते हैं। जो सुमन से बर्दाश्त नहीं होता और सुमन अपना बिस्तर अलग से लगाकर परी के साथ सो जाती है। अब आधी रात को सुमन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी छोटी बहन गुड़िया ठंड से कांप रही है और बार बार वॉशरूम के लिए उठ रही है। गुड़िया, तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? बार बार वॉशरूम क्यों जा रही है? दीदी क्या करूँ, बहुत ठंड लग रही है, जमीन बहुत ठंडी है ना, नींद नहीं आ रही है और ना ही गर्माहट मिल रही है, बस बार बार एक नंबर आ रही है। इतना बोलकर तुम्हें भागते हुए बाहर जाती है। अपनी बहन को ठंड में ऐसे परेशान होता देखकर सुमन को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपनी चुन्नी अपनी बहन परी को उड़ा देती है और जब सुबह होती है तो वो अपने गुल्लक से कुछ पैसे निकालती है। अभी तो सिर्फ नवंबर आया है, बीतते समय के साथ ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी और रजाई फट चुकी है। मेरे पास 1000 रुपए रखे, जाकर एक छोटी सी रजाई ले लेती हूँ। पापा का थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा और कहीं काम भी देख लूंगी। पैसे लेकर सुमन बाहर मार्केट में जाती है और एक रजाई वाले के पास एक रजाई लेने लगती है। वहीं दिवाकर नाम का लड़का अपनी दादी के साथ आता है। क्या दादी जी, हमारे घर में सबके पास लग्जरी बेड है, बस आपको ही तख्त पसंद है। उसके लिए आपके हाथों से बनाया हुआ गद्दा चाहिए। मैं आपके लिए किसी ब्रांडेड कंपनी से गद्दा ला लेता हूँ, यहाँ आने की क्या जरूरत है? तू चुप कर, पैसे आ गए इसलिए सब कुछ तुम्हें लग्जरी चाहिए, पर मैं जमीन से जुड़ी हूँ। तुम्हारे उस लग्जरी बेड पर मुझे नींद नहीं आती, शरीर में और दर्द उठ जाता है। मुझे तो हाथ का बना हुआ ही गद्दा पसंद है। भैया, हाथ का बना हुआ ही गद्दा बना दो, भले वो 3000 में बने या 5000 में बने। भैया, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, 500 रुपए में आपको कुछ दिन में आकर दे जाऊंगी। आप ये रजाई दे दो। अरे 3 से 4 दिन में आपका गद्दा बन जाएगा। और बेटे तो माफ करना, 500 रुपए बहुत कम है। 1200-1300 रुपए की तो रजाई बन जाती है, 100-200 हम भी तो कमाएंगे। अरे भैया, कैसे 500 के लिए बेचारी लड़की को परेशान कर रहे हो? दिवाकर, तू 500 रुपए दे दे बेटा, तुम ये रजाई ले जाओ। अम्मा, आप कितनी अच्छी हो, मुझे जानती भी नहीं हो, फिर भी मुझे 500 रुपए दे दिए। आप मुझे अपना पता दे दीजिए या नंबर, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? मैं ऐसे ही आपसे पैसे नहीं ले सकती, प्लीज अम्मा। अरे बेटा, तुम तो बड़ी ही खुददार किस्म की लगती हो। बेटा, तू इसे अपना नंबर दे दो और जब तुम्हारे पास पैसे हो तब हमें दे देना। अच्छा भैया, हम चलते हैं, 3 दिन बाद वापस आएंगे अपना गद्दा लेने। दिवाकर अपना फोन नंबर देकर अपनी दादी के साथ गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाता है। तो वहीं सुमन भी रजाई लेकर घर जाती है, जिसे देखकर घर वाले काफी खुश होते हैं। ये रजाई तो काफी अच्छी है, पर सुमन तेरे पास पैसे कहाँ से आए? दादी, आप भूल गई, फैक्ट्री में मैं काम करती थी। वो तो माँ पापा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ और काम छोड़ दूँ, पर रिश्ता भी बुआ ने ऐसा देखा जो हमसे दहेज मांग रहा था। मैं सोच रही हूँ मैं दोबारा से काम शुरू कर लूँ। हाँ, दोबारा से काम कर ले बेटा, तो हमारा है नहीं, शादी करके तू जा नहीं रही, कम से कम कमा के तो हमें देगी। रिश्ता टूटने की वजह से शांति और सुरेश अपनी बेटी से इतने ज्यादा नाराज थे कि उसे हर वक्त ताने देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमन फिर से फैक्ट्री में काम करने लगती है। और जब भी रात होती तो एक रजाई और वो सबसे पहले दिवाकर को फोन करती है और बाहर उससे मिलकर उसे उसके 500 रुपए दे देती है, जिसे देखकर दिवाकर को काफी अच्छा लगता है और वो घर जाकर सारी बात अपनी दादी को बताता है। कितनी ईमानदार है लड़की, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी ईमानदार लड़की भी अभी के जमाने में होगी। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। दादी, आपको ऐसी बहू चाहिए थी, मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए। जो शादी के नाम से भागता था वो बीवी की बात कर रहा है। लगता है उसकी ईमानदारी सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पोते को भी पसंद आ गई है। अब तो तेरी शादी की बात करनी ही पड़ेगी। सुमन के अच्छा बर्ताव, ईमानदारी न सिर्फ अर्चना को पसंद आती है बल्कि दिवाकर भी उसे पसंद करने लगता है। और इस बारे में जब अर्चना अपने घर वालों से बात करती है तो सभी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। माँ जी, जब आपको और मेरे बेटे को लड़की पसंद है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? और क्या फर्क पड़ता है लड़की अमीर घर से है या गरीब घर से? हमें बहू लानी है, ना कि बेटी देनी है। फाइनली अब दिवाकर भैया की भी शादी होगी। आपको पता है ना, मेरे सभी दोस्त हर वक्त मुझसे यही पूछते थे कि तेरे भाई की शादी कब होगी। अब तो मेरी नई भाभी आने वाली है, मैं तो बहुत खुश हूँ। जल्दी से रिश्ता लेकर चलते हैं। सुमन दिवाकर और उसके घर वालों को इतनी पसंद आती है कि वो लोग सुमन का पता लगवा कर सीधा रिश्ता लेकर उनके घर जाते हैं, जिसे देखकर उसके गरीब माँ बाप काफी हैरान होते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा आप लोग हम गरीबों के घर आए मेरी बेटी का रिश्ता लेकर। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, आपकी बेटी है ही इतनी अच्छी।
अरे इसे तो कोई भी अपने घर की बहू बना लेगा, और आप शादी की फिक्र मत कीजिए, सारा खर्चा हमारी तरफ से होगा। इतने अच्छे घर का रिश्ता देखकर सुरेश और शांति की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और वो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। समय बीतता है और बहुत जल्द सुमन की शादी दिवाकर से हो जाती है और जब वो शादी करके अपने ससुराल जाती है तो अपना आलीशान घर देखकर काफी हैरान होती है। मैं तो पहली बार ऐसा घर देख रही हूँ, मैं इस घर में कैसे रह पाऊंगी। भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। काश की आरती भाभी भी होती। आपको पता है आपकी एक जेठानी भी है, पर वो अभी देश से बाहर है। भैया भाभी का खुद का बिजनेस है, वो बाहर जाते हैं, पर वो आपको जानती हैं। कुछ दिनों में जब वो आएंगी तब देखना इस घर में रौनक आ जाएगी। अपनी बड़ी भाभी के बारे में बाद में बता देना अपनी भाभी को। अब तुम्हारी भाभी इसी घर में रहेगी। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है तो बेटा तुम भी आराम कर लो। कुछ देर सुमन अपने पति के साथ कमरे में जाती है और जब वो कमरे में जाती है तो अपना लग्जरी बेड देखकर हैरान हो जाती है। तो वहीं दिवाकर बेड पर लगे एक बटन को दबाता है जिससे उनका बेड और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये जादू कैसे हुआ? आपने बेड को छुआ और ये बड़ा हो गया। मैंने आज से पहले गोल बेड, इतना लग्जरी बेड कभी नहीं देखा। और ये क्या, बेड में तो बहुत सारी मशीन है और भी चीज रखी है। ये बेड ही है या कुछ और? अरे घबराओ मत, ये बेड ही है। आजकल बहुत लग्जरी बेड निकल गए हैं। हमारे बेड में मसाजर, चार्जर पॉइंट, बैक मसाज, पासवर्ड वॉलेट, ड्रेसिंग टेबल, यहाँ तक कि नेक मसाज भी है। चलो तुम बहुत थक गई होगी ना, इधर लेट जाओ, मैं अभी ये मसाजर ऑन कर देता हूँ, फिर तुम्हारा बैक मसाज अच्छे से हो जाएगा। दिवाकर बेड पर लगा एक और बटन दबाता है और बैक मसाजर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जिस पर लेटने के बाद सुमन का बैक मसाज होता है और उसे काफी आराम मिलता है। ये तो सच में बहुत मजेदार है। आपको पता है मैं अपने मायके में जमीन पर सोती थी और हमारा बिस्तर इतना पतला होता था कि कमर में कई बार ठंड लग जाती थी। अब मसाज मिल रहा है तब जाकर राहत मिल रही है। अपना लग्जरी बेड देखकर सुमन को काफी अच्छा लगता है। कुछ देर बाद अपने पति के साथ अपने लग्जरी बेड पर आराम से कंबल ओढ़कर सो जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका पति उठ चुका है और बेड के पासवर्ड वॉलेट से कुछ सामान ले रहा है। अरे आप मुझसे पहले उठ गए और बेड के अंदर से ये क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की और तुम सो रही थी तो इसलिए मैंने तुम्हें उठाना जरूरी नहीं समझा। देखो ये पासवर्ड वॉलेट है, मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अपनी सीक्रेट चीज तुम इसमें रख सकती हो। इतना बोलकर दिवाकर पासवर्ड वॉलेट के बारे में सुमन को बताता है और उसका इस्तेमाल करना भी सिखा देता है। कुछ देर में दिवाकर तैयार होकर नीचे आ जाता है तो सुमन भी अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाकर खाना बनाती है और तभी विनीता उसके पास आकर उससे कहती है, बहू खाने में सैंडविच और कुछ फ्रूट चाट बना लेना। बस तुम्हारी जेठानी भी आती होगी, कल बताया था ना काजल ने तुम्हें। हाँ माँ जी। विनीता के कहने पर सुमन अपनी जेठानी के लिए कुछ ताज़ा फ्रूट काट लेती है और उस पर चाट मसाला डालकर फ्रूट चाट तैयार करती है। और जब सब खाने की टेबल पर होते हैं तभी आरती अपने पति विकास के साथ आती है और सबसे पहले अपनी देवरानी के गले लगती है। तो तुम हो वो लड़की जिसे देवर जी ने पसंद किया। वैसे देवर जी को मैंने इतने रिश्ते दिखाए पर उन्होंने सभी को मना कर दिया। आखिर तुम में ऐसा क्या देखा देवर जी ने, सीधा शादी के लिए कह दिया? अरे मेरे भाई को अगर सुमन पसंद आई है तो कुछ तो खासियत होगी ना। अच्छा हम लोग तो बहुत थक गए हैं, मैं पहले कमरे में जाकर आराम करूंगा। इतना बोलकर विकास और आरती अपने कमरे में जाते हैं। आरती अपनी लग्जरी बेड की ड्रेसिंग टेबल को खोलकर उसमें से कुछ सामान निकालकर अपना मेकअप रिमूव करने लगती है। साथ ही अपने पति से बात करती है। विकास तुमने देखा ना लड़की कितनी अजीब थी। मुझे तो लगता ही नहीं कि वो हमारी तरह रिच है। तो तुम्हें किसने कहा कि वो अमीर है? वो मिडिल क्लास फैमिली से है, बेचारी को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, तो प्लीज अपना एटीट्यूड उसको मत दिखाना। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं कि मुझ में पैसों का एटीट्यूड है? मुझ में पैसों का नहीं, अपनी काबिलियत का एटीट्यूड है। मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी देवरानी किसी गरीब घर से आए। खैर अब कर भी क्या सकते हैं। आरती जब अपने पति के साथ कमरे में बात कर रही होती है तो बिना नॉक किए सुमन हाथों में चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में आ जाती है और उनका लग्जरी बेड देखकर बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उनके बेड के पास जाती है और बेड की टेबल पर चाय रखते हुए कहती है, आपका बेड भी कितना लग्जरी है, बिल्कुल हमारे बेड की तरह। आपको पता है मैं तो अभी बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करना ढंग से सीख नहीं पाई। अच्छी बात है जो आपका बेड भी हमारी तरह है लग्जरी। आप मुझे बताओ कि नेक मसाज कैसे होता है? सुबह से मेरी गर्दन में बड़ा दर्द है। सच में तुम कितनी गंवार हो, लगता है कुछ ज्यादा ही गरीब परिवार से हो। शायद मेरी सोच से भी ज्यादा तुम्हारी हरकतों से साफ पता चल रहा है कि ऐसा लग्जरी बेड तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। आरती ये तुम कैसी बातें कर रही हो? विकास के बोलने पर आरती चुप हो जाती है और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। पर सुमन को अपनी जेठानी का बर्ताव पसंद नहीं आता और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक रात बेड पर बैठा दिवाकर लैपटॉप में मूवी देख रहा होता है। तभी सुमन उसके पास आती है।
आपको डर नहीं लगती कि आप फिर से काम करने लगे? आज मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ। चलो दोनों साथ में मूवी देखते हैं। अब बेड पर बैठकर सुमन और दिवाकर एक साथ मूवी देखने लगते हैं और जब लैपटॉप का चार्ज खत्म होता है तो दिवाकर बेड पर लगा वायरलेस चार्जर से अपना लैपटॉप चार्ज होने के लिए रख देता है। और उस दिन अपने लग्जरी बेड की एक और खूबी के बारे में सुमन को पता चलता है। अच्छा, तो ये चार्ज करने के लिए है। आपको पता है मेरे फोन का चार्जर नहीं मिल रहा था तो मैं कितनी परेशान हो गई थी। वो तो काजल ने अपना चार्जर मुझे दिया। अगर मुझे पता होता कि हमारे बेड में वायरलेस चार्जर है तो मैं अपना फोन भी इसी से चार्ज कर लेती। सुमन, अब तो पता चल गया ना, और अगर कुछ ना भी पता हो तो मुझसे या भाभी से पूछ लिया करो, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ हम दोनों के ही कमरे में लग्जरी बेड है। अपने पति के साथ मूवी देखकर और बात करके सुमन को काफी अच्छा लगता है। अब समय यूं ही बीतता है और धीरे धीरे वो अपने लग्जरी बेड के बारे में सब कुछ जान जाती है। और एक दिन सुमन अपनी कुछ दोस्त से बात करते हैं और जब उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि सुमन की शादी इतने बड़े घर में हुई है तो सब मिलने उसके लिए उसके घर आते हैं। पूजा, निशा, आ गई तुम दोनों? पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माँ जी, पापा जी, दादी जी, ये मेरी फ्रेंड है पूजा और निशा। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू कि तुम्हारी भी दोस्त है। बेटा, आती रहा करो कभी कभी हमारी बहू से मिलने के लिए। बेचारी सारा दिन बोर हो जाती है क्योंकि इसकी जेठानी तो काम के सिलसिले में इधर से उधर घूमती रहती है। बहू, कभी तुम भी बाहर चले जाया करो। और वैसे भी तुम्हारी दोस्त पहली बार घर आई, अपना कमरा नहीं दिखाओगी क्या? अपनी दादी सास और सास के कहने पर सुमन अपने दोस्तों को अपने कमरे में ले जाती है और जब उसकी दोस्त उसका कमरा और लग्जरी बेड देखती हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब पूजा बेड चेक करने के लिए हड़बड़ी में बेड पर जाकर बैठती है जहां पर जूस का गिलास होता है और वो गलती से बेड पर गिर जाता है। यह देखकर पूजा घबरा जाती है। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारा बेड कितना महंगा है, कहीं मेरी वजह से खराब ना हो जाए। अरे यार, तू डर क्यों रही है? ये ऐसे ही इतना महंगा और लग्जरी बेड नहीं है, ये वाटरप्रूफ भी है और तुझे पता है मैं इसे अपने हिसाब से फोल्ड भी कर सकती हूँ। रुक, मैं अभी तुझे ये बेड फोल्ड करके दिखाती हूँ। इतना बोलकर सुमन एक बटन से अपने लग्जरी बेड को सोफे में बदल देती है, जिसे देखकर उसकी दोनों दोस्त काफी हैरान होती हैं और वो लोग हंस हंस के बातें करने लगती हैं। तभी घर में आरती आती है और उनकी आवाज सुनकर उनके कमरे में आकर उन्हें डांटने लगती है। ये क्या बदतमीजी है? मुझे लगा था कि तुम सिर्फ गरीब हो, पर लगता है तुम्हारे दोस्त तुमसे भी ज्यादा गरीब हैं। माना कि आज से पहले तुमने इतना महंगा लग्जरी बेड कभी नहीं देखा, पर ऐसी बदतमीज और गंवार जैसी हरकतें कौन करता है? तुम लोग बड़े हो गए हो, किसी के घर की बहू हो और किसी के घर मेहमान बनकर आए हो और तुम्हारी हरकतें तो देखो जरा। माफ करना, हमारी वजह से आपको कोई परेशानी हुई। परेशानी? बगल में ही मेरा कमरा है। अभी 5 मिनट हुए थे मुझे घर में आए, मैं आराम भी नहीं कर पाई और तुम लोग पागलों की तरह करने लगे। आरती सुमन और उसके दोस्तों को डांट कर अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद निशा सुमन से कहती है, सुमन यार, तू तो बहुत अमीर है, हम इस काबिल नहीं कि तेरे घर भी आ सके। अब कभी मिलना होगा तो हम बाहर मिलेंगे, पर तेरे घर नहीं आएंगे। आरती की बातें निशा और पूजा को इतनी बुरी लगती हैं कि वो लोग उदास होकर वहां से चले जाते हैं और सुमन बेचारी कुछ नहीं कर पाती। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन जब आरती अपने पति के साथ ऑफिस के लिए जा रही होती है तो गाड़ी निकलती हुई उसके पड़ोस उसकी गाड़ी की खिड़की के सामने आकर उसकी पड़ोसन उसकी गाड़ी की खिड़की के सामने आकर उसे भड़काते हुए बोलती है, अरे आरती, तुम इतनी अमीर और तुम्हारी देवरानी इतनी गरीब। अगर तुम यहाँ होती तो तुम्हारी ऐसी गरीब देवरानी ना आती। मैंने सुना है कि लड़की काफी गरीब है। आंटी, मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं इस गरीब लड़की को अपनी देवरानी कभी नहीं बनने देती। इस गरीब की वजह से हमारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। और जाने तो बहू, अब तुम कर भी क्या सकती हो। गरीब होते ही ऐसे एक नंबर के लालची। देखना, अगली सर्दी आते तक तुम्हारे ससुराल वालों को भी पता चल जाएगा कि गरीब घर की बहू लाकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। शीला, जो कि मोहल्ले में हर किसी की चुगली करती थी, वो आरती के और कान भर देती है, जिस वजह से आरती अब अपनी देवरानी से और भी ज्यादा दूर रहना शुरू कर देती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ ठंड भी बढ़ने लगती है और इसी बीच सुमन की दूर की बहन अपने पति और बेटे के साथ उससे मिलने उसके ससुराल आती है। माफ करना, पर आप लोग कौन हैं? माँ, भाभी, भैया, देखो ना कोई आया है। दीदी, जीजा जी, आप और राजू भी आया है। बाहर बहुत ठंड हो रही है, अंदर चलिए ना। आने से पहले बता तो देते। माँ, पापा जी, दादी जी, ये मेरी दूर की दीदी और जीजा जी हैं। अच्छा, तो तुम मेरी बहू की बहन हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आई हो तो एक आधी दिन रुक कर ही जाना। बहू, जाओ अपनी बहन और जीजाजी को घर दिखा दो। बहन और जीजाजी के आने पर सुमन काफी खुश होती है और उन्हें घर दिखाने लगती है। दीदी, जीजाजी, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। इस फ्लोर पर माँ जी और दादी जी का कमरा है। ये देखिए, इनका कमरा। दादी जी को गांव की चीज पसंद है, इसीलिए उनका बेडरूम भी गांव की थीम पर बना है। सुमन, ऐसा मत बोलो। भले ही गांव की थीम पर बना है, पर तेरी दादी में सब कुछ कितने अच्छे से बना रखा है।
स्पेशली इनकी तखत और गद्दा कितना अच्छा है। दीदी आप मेरा बेडरूम देखो, मेरा बेडरूम देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतना लग्जरी बेड है हमारा। सुमन अपनी बहन और जीजाजी को दूसरे फ्लोर पर ले जाती है और जब वो लोग सुमन के कमरे में जाने लगते हैं तो राजू आरती का खुला कमरा देखकर उसके कमरे में घुस जाता है और वो बेड पर कूदने लगता है। साथ ही बेड में लगे काफी सारे बटन को दबाता है जिससे कि बैक मसाजर, पासवर्ड, वॉलेट, ड्राइवर, ड्रेसिंग टेबल, चार्जर सब ऑन हो जाता है। और तभी वहां आरती आती है और राजू को शरारत करता देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड के नीचे उतारकर डांटने लगती है। कौन है तू? हमारे मोहल्ले का तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे मोहल्ले में तुम जैसे गरीब है ही नहीं। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? आरती की आवाज सुनकर पूरा परिवार उसके कमरे में आता है और सब आरती के इस बर्ताव के लिए उसे खरी खोटी सुनाते हैं। आरती बहू, घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसे पेश आता है क्या? वो भी बच्चा है। अच्छा, तो अब समझ में आया, ये गरीब लोग इस गरीब के रिश्तेदार हैं। जब देखो इस घर में कोई ना कोई गरीब आता है, इसकी वजह से पड़ोसी भी मुझे रोककर इसके बारे में पूछते हैं। आप लोगों को आखिर इसमें ऐसा क्या दिखा जो इस गरीब को घर की बहू बना लिया? अगर मुझे पता होता और मैं यहाँ होती तो ये शादी कभी नहीं होने देती। आरती, अमीरी का घमंड तुम्हारे सिर चढ़ चुका है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसी बन जाओगी। आज तुम जिस गरीब से चढ़ रही हो ना, देखना एक दिन यही गरीब तुम्हारे काम आएगी। अपनी बीवी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, हमने यहाँ आकर गलती कर दी, हमें बताकर आना चाहिए था। इतना सब कुछ होने के बाद भी आरती को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, तो वहीं सभी घर वाले अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सुमन के रिश्तेदार भी वहां से चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूरे परिवार को किसी पार्टी में जाना होता है, पर अर्चना की तबीयत खराब होने की वजह से विनीता और विनोद इस पार्टी के लिए नहीं जा पाए और सुमन अपने जेठ जेठानी और पति के साथ पार्टी के लिए निकलती है। बाहर काफी कोहरा होता है, साथ ही आधे रास्ते में कड़कड़ाती ठंड में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। क्या हुआ दिवाकर, तूने गाड़ी क्यों रोक दी? भैया लगता है गाड़ी में कुछ दिक्कत है और हम घर से काफी दूर आ गए हैं, कोई ड्राइवर यहाँ पर आ भी नहीं पाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दुकान नजर नहीं आ रही है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर मेरा घर है, मेरे घर ही चल लेते हैं। और कोई रास्ता भी नहीं है, पार्टी में जाना तो अब इम्पॉसिबल हो गया है। चलो तुम्हारे घर ही चलते हैं। सुमन और उसके परिवार के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए सब गाड़ी से उतरते हैं और ठंड में कांपते हुए सुमन के घर जाते हैं, जहां सुमन के माता पिता और उसकी बहनें सुमन और उसके परिवार को देखकर जल्दी से बिस्तर लगाने लग जाते हैं। अरे सुमन, तू अपने ससुराल वालों के साथ आने से पहले बता तो देती। जानती है ना हमारे घर में बिस्तर की कितनी कमी है। जा कुड़िया, बगल वाली आंटी से एक बिछोना मांग कर ले आ। बहू, सुमन की जेठानी को खाट पर बिठा दो, उन्हें आदत नहीं होगी जमीन पर बैठने की। उमा खाट से उतरने की कोशिश करती है पर बूढ़ी बीमार ज्यादा होने की वजह से उतर नहीं पाती और सुमन अपनी दादी की मदद करने लगती है। तभी गुड़िया 2 बिछौने लेकर आती है जिसे परी जमीन पर बिछाती है। जिया जी, आप लोग जमीन पर बैठ जाओ, बिस्तर मोटा करके बिछाया है, आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। अम्मा आप रहने दीजिए, आप बेड पर बैठिए, मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। माफ करना बेटी, हम इतने अमीर नहीं कि तुम्हें सोफे या बेड पर बिठा सके। हम गरीबों के पास सिर्फ एक ही खाट है, वो भी अम्मा के लिए। वो चल फिर नहीं सकती ना, तो घाट पर रहती हैं। हम लोग तो नीचे अपना जुगाड़ कर लेते हैं, पर कभी कोई मेहमान आता है तो पड़ोसी से मदद मांग लेते हैं। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। सुमन के घर वालों की गरीबी देखकर आरती की आंखें नम हो जाती हैं और वो सबसे बोलती है, मैं कितनी बुरी हूँ। जब सुमन के दोस्त और रिश्तेदार आए तो मैंने उनकी इंसल्ट करी कि वो लोग उदास होकर मेरे घर से गए, और आज जब रास्ते में इस ठंड में हम लोग फंसे तो आप लोग भी चाहते तो अपनी बेटी और दामाद को घर में पनाह दे सकते थे और मुझे घर से निकाल सकते थे, पर अम्मा जी वो इतनी बूढ़ी हैं और बीमार रहती हैं। वो मुझे खाट पर बिठाने के लिए जमीन पर उतरने लगी। सुमन, तुम्हारी दोनों छोटी बहन तुरंत पड़ोसी से बिस्तर लेकर आ गए ताकि जब मैं जमीन पर बैठूं तो मुझे ठंड ना लगे। आप लोगों ने मेरी कितनी परवाह की, बिस्तर ना होते हुए भी मेरा ख्याल रखा, और मैंने क्या किया, बस ये जानकर कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, तुमसे मैं चिढ़ने लगी। नहीं दीदी, ऐसा मत बोलो, आप बहुत अच्छी हैं। बस आपने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि आपकी देवरानी इतनी गरीब घर से होगी। और गरीब लोग तो ऐसे ही होते हैं, जिन्होंने आज तक ढंग का बेड ना देखा हो और वो लग्जरी बेड घर में देखते हैं तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं। और हमारी भी तो कुछ ऐसी ही हरकत थी ना जिसकी उम्मीद आपने नहीं की थी। आरती, मैंने कहा था ना तुमसे, एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। अच्छी बात यह है कि आज सुमन के गरीब परिवार, उनके हालात को देखकर तुम्हें उनसे नफरत नहीं बल्कि अपनी गलती का एहसास हुआ है। कैसे नहीं होगा, मैंने सुमन और उसके रिश्तेदार जान पहचान वालों के साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी सुमन के घर वालों ने सबसे पहले मेरी फिक्र करी, मेरे बारे में सोचा। पर मैं अब अपनी गलती को सुधारूंगी। आपके घर में भी इस सर्दियों में बेड होगा, बिस्तर होगा। ऐसे मांग कर या जमीन पर सोने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस
एक रात गरीब घर में बिताने के बाद आरती को एहसास होता है कि गरीब लोग सर्दी में कैसे अपने दिन काटते हैं, और जब कोई गरीब परिवार कुछ नई महंगी चीज देखता है तो उनकी खुशी कितनी दोगुनी हो जाती है। और इसीलिए आरती सुमन के गरीब परिवार की खुशियों को दुगना करने के लिए 2 दिन के अंदर उनके घर में काफी महंगे लग्जरी बेड बिस्तर मंगवा देती है, जिसे देखकर शांति और उसका पूरा परिवार काफी खुश होता है और अब वो लोग आराम से लग्जरी बेड को एंजॉय करते हैं।